हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रतियोगिता दर्पण, जो अप्रैल मंथ का संक्षिप्त नोट्स है हिंदी में, जो हैंड रिटन नोट्स होगा आपको, और यहाँ पे एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझाया जाएगा, जिसमें आपको 2024-25 में भारत में जीडीपी वृद्धि, जो एनएसओ का अग्रिम अनुमान है, इसके अलावा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, आर्द्र भूमि घोषित हुए हैं नए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पे टर्मिनल का निर्माण हुआ है, एआई एक्शन समिट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से बेहतरीन होने वाला है। तो आप बीएसओ की तैयारी कर रहे हैं, एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, या भी पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये उपयोगी होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से केवल आपको 11 रुपये पेमेंट करने होंगे और 11 रुपये में इस पीडीएफ को लेकर के आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा, सीजीएल 4 हो, एएसओ बीएसओ, सभी एग्ज़ाम में, चाहे अभी बीपीएससी की जो नगर वेलफेयर अधिकारी का जो आया है, तो उसमें भी ये सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कला संस्कृति, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, 2005 से लेकर 2024 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 146 पेज का ये पीडीएफ है। तो अगर इसको भी परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस 49 है, बट अभी आपको ये भी ओनली 21 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में पिन है, जाइए परचेज कीजिए, और जिसका भी पेमेंट करते हैं वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं मिलता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा कि हमारा ये पीडीएफ है, आपको पीडीएफ सेंड हो जाएगा। अब चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2025। अभी देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 हुआ है। कुल सीट वहाँ पे कितनी है? तो 70 है। बहुमत में बीजेपी आई है और मुख्यमंत्री बनी है वहाँ पे रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होगी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की कौन थी? तो सुषमा स्वराज, ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती थी। सेकंड नंबर पर शीला दीक्षित, जो लंबे समय तक रही और ये कांग्रेस पार्टी से है। और थर्ड नंबर पे अतिशी मरलेना, जो आप की थी, और इसके बाद से ये रेखा गुप्ता बनी है। अभी देखिएगा तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। देखिए, इसका कारण क्या है कि वहाँ पे जो पहाड़ी पर कुकी तथा घाटी में जो मैतेई समुदाय हैं, इन दोनों के बीच वर्षों से जारी सांप्रदायिक हिंसा के कारण ये लगाना पड़ा, और ये 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को कब मिला था? तो 1972 में। ध्यान रखेंगे, 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था। और देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अब तक सबसे अधिक कहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है? तो मणिपुर में सबसे अधिक 11 बार राष्ट्रपति शासन इस बार मिला करके लग चुका। और यहाँ के सीएम कौन थे? तो बीरेन्द्र सिंह थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति शासन लग गई। हिंसा का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, 3 मई 2023 को न्यायालय से एक फैसला आता है, जिसमें 10 वर्ष पुरानी सिफारिश, जिसमें गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करना, यानी जो मैतेई समुदाय है ये जनजाति समुदाय में नहीं थी, बट इसको जनजाति समुदाय में शामिल करने का आदेश आता है कोर्ट से। इसके बाद से आपका जो कुकी समुदाय है वो विरोध करना शुरू करता है और हिंसा यहाँ पे बढ़ जाती है। आगे देखिएगा तो यहाँ पे साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको। बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली, इसका क्या नाम है? वसुरथ्स। वसुरथ्स इसका नाम है, VSHORADS। तो देखिए ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो गया आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। विकसित किया है किसने? DRDO ने। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो चांदीपुर में इसका 3 परीक्षण किया गया है, ठीक है। और ये जो DRDO की अपनी सहयोगी विंग है, RCI रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, इसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। और देखिएगा तो ये एक मैन पोर्टेबल है, इसे मतलब कोई भी आदमी आसानी से, अकेला आदमी भी इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, इसलिए इसको मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। और बात करें तो दुश्मनों के विमानों को ड्रोन व कम दूरी वाले अन्य हवाई खतरों से भी निशाना बनाता है और उनको नेस्ता नबूद कर देता है। कम ऊंचाई पर तेज़ गति से उड़ने वाले लक्ष्य को निशाना बनाना इसके लिए बनाया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे सेना की पूर्वी कमान। देखिए, पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है थल सेना का? तो कोलकाता में है, ठीक है। और पुराना नाम इसका क्या था? तो फोर्ट विलियम। अभी देखिएगा इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। और विजय दुर्ग क्या है? तो छत्रपति शिवाजी की नौसैनिक अड्डा पर आधारित है। ये इनकी एक प्रसिद्ध नौसैनिक अड्डा थी शिवाजी की, जिसका नाम था विजय दुर्ग, और उसी के नाम पे ये रखा गया है विजय दुर्ग। यानी अब इसको फोर्ट विलियम ना बोल करके विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। यानी सेना की पूर्वी कमान कोलकाता
में फोर्ट विलियम को अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, औपनिवेशिक पहचानों से मुक्त करना, यानी जो अंग्रेजों ने शासन किया और उन्होंने नामकरण किया तो उसको मुक्त करना। देखिए 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ उसके पश्चात 1963 में पूर्वी कमान लखनऊ से कोलकाता बनाई गई, यानी 1963 के पहले लखनऊ में इसका मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन 1963 में चाइना युद्ध के बाद इसको कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया। अन्य और भी जो नामें बदली गई हैं हाल फिलहाल में, देखिएगा अंडमान द्वीप समूह स्थित रॉस आइलैंड का क्या नाम कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो रॉस से याद रखिएगा बॉस, यानी आपको इजीली याद हो जाएगा, रॉस से बॉस नया नाम है इनका। रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील आइलैंड का नाम क्या रखा गया है, शहीद, नील का तो शहीद। हैवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप। चलिए अब आगे देखिएगा तो देखिए अभी हाल फिलहाल में क्या है कि समान नागरिक संहिता काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में कारण है कि अभी उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहाँ पे स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू किया गया। अब इसी के तर्ज पे गुजरात भी इसको लेकर के एक अपनी समिति गठित कर दी है यूसीसी के लिए, और समिति का अध्यक्ष कौन है तो रंजना प्रकाश देसाई पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और देखिए ये उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उसके भी समिति का अध्यक्ष कौन थे तो रंजना प्रकाश देसाई ही, ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। यूसीसी क्या है आखिर, देखिए इसमें क्या होता है कि सभी नागरिकों चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, के लिए जो विवाह का रूल है, तलाक का रूल है, उत्तराधिकार का रूल है, संपत्ति का अधिकार का रूल है, वह हलाला का रूल है, सब में एक समान कानून लागू होगा। अब देखिए यहाँ पे अब ये समिति अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद फिर से गुजरात में दूसरा राज्य बन जाएगा अगर लागू हो जाता है तो। यहाँ पे देखिएगा आर्द्र भूमि भारत। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2025 को इस बार जो मनाया गया। कहाँ पे, स्थान गोंडा उत्तर प्रदेश में। एक कार्यक्रम में भारत में नए 4 रामसर स्थल घोषित किए गए और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल, तो इनके द्वारा भूपेंद्र यादव, तो इनके द्वारा घोषित किया गया। और इसमें 4 जो नए हैं वो कौन कौन है तो सक्कारा कोटाई पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु। दूसरा क्या है, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में है। और खेचोपलरी वेटलैंड कहाँ पे है तो सिक्किम में है। उधवा झील कहाँ है तो झारखंड में। ये 4 नए इस बार शामिल हुए हैं। और इसको शामिल करने के बाद से भारत में कितने हो चुके हैं अब नए तो देखिए भारत में कुल रामसर साइट कितने हो गए हैं, 89 निवासी हो गए हैं। और सबसे अधिक बात करें तो तमिलनाडु में 20 हैं, ठीक है। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में कुल कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है तो कांवर झील या काबर्टल झील वेटलैंड इसको बोलते हैं, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य। तो ये 3 आपको बिहार के संदर्भ में जरूर इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस बार जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ। तो 38वां राष्ट्रीय खेल की बात करें, आयोजन कब हुआ तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। कहाँ पर हुआ तो स्थल कौन सा है, उत्तराखंड। शामिल टीमें कितनी टीम तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्लस सेना की टीम जो 37वीं टीम थी शामिल हुए। उद्घाटन कहाँ पे हुआ तो गोवा में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम। उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। और इसमें देखिएगा तो 35 खेलों में लगभग 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। और शुभंकर की बात करें तो शुभंकर कौन था, मौली क्या है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मुनाल, और उसी के तर्ज पे मौली नाम रखा गया था शुभंकर का। आदर्श वाक्य क्या था यानी मोटो जिसको बोलते हैं, संकल्प से शिखर तक। मोटो क्या था, संकल्प से शिखर तक। खेलों के मसाल का नाम क्या था, तेजस्विनी दिया गया था, यानी जो उसमें खेल में मसाल प्रयोग की गई उसका क्या नाम दिया गया, तेजस्विनी। खिलाड़ियों को शपथ किसने दिलवाया, यानी जो भी खिलाड़ी उसमें हिस्सा लिए उनको शपथ दिलवाया किसने, बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने दिलाई। उन्होंने शपथ दिलाई खेल शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों को। अब बात करते हैं इसमें रैंकिंग की कि किसकी कितनी रैंकिंग आई है। तो देखिए पहला स्थान किसका आया है तो सेना का, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB का। और 68वां ये स्वर्ण पदक जीते हैं, यहाँ पे 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत और यानी सिल्वर और 27 कांस्य सहित टोटल 121 पदक के साथ सेना 5वीं बार लगातार ये नंबर 1 पे है, यानी कि 5 बार ये उपलब्धि हासिल कर चुकी है सेना, पहला स्थान हासिल करने में राष्ट्रीय खेल में, नेशनल गेम में। वही दूसरा स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र का आया जिसने 54 स्वर्ण देखिएगा पदक है, यहाँ पे 71 रजत है, 76 कांस्य है, टोटल 201 पदक है इनके पास। 38वां
खेल की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे पुरुष में, तो श्री हरि नटराज तैराकी में कर्नाटक के हैं, और इन्होंने अकेले देखिएगा तो 9 स्वर्ण और 1 रजत जीता। 37वें में भी यही नंबर 1 खिलाड़ी थे, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे पुरुष में। अब महिला की बात करें यहाँ पे तो महिला में कौन है, तो धी निधि दे सिंधु, ये भी तैराकी से और ये भी संयोग है कि कर्नाटक से ही है, और इन्होंने भी 9 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य जीता। अब भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्षा कौन है, तो वो PT उषा है, ठीक है। और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है, याद रखिएगा, ये हर साल नहीं होता है बल्कि 1 साल गैप देकर होता है, यानी प्रत्येक दूसरे साल इसका आयोजन किया जाता है। शुरुआत इसकी होती है 1924 ईस्वी में, और उस टाइम लाहौर में इसका आयोजन किया गया था। इसके पहले जस्ट 37वां कहाँ पे हुआ था, 2023 में गोवा में हुआ था। और 38वां की बात करें तो 38वां आपका 2025 उत्तराखंड में हुआ, और ग्रीन गेम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया है। अब बात करें कि अगला जो चरण है 39वां चरण 2027 में, ये कहाँ पे होगा, तो मेघालय में। और 1924 से 1938 तक इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था इसे, यानी जो नेशनल गेम है इसको 1924 से 1938 तक क्या कहा जाता था, इंडियन ओलंपिक गेम्स। लेकिन 1985 से आधुनिक ओलंपिक गेम के तर्ज पर इसका आयोजन किया जाने लगा। ध्वज सौंपा गया समापन के समय, तो देखिए समापन के समय जब ध्वज को सौंपा गया तो सबसे पहले PT उषा को दिया गया, और PT उषा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को दिया यहाँ पे ध्वज, और फिर अमित शाह ने ध्वज को जो मेघालय हैं, चूँकि अगली मेजबान वही होगी मेघालय राज्य 39वां गेम का 2027 में, तो वहाँ के CM कॉनराड संगमा को गृह मंत्री अमित शाह जी ने सौंप दिया ध्वज को। अब देखिएगा यहाँ पे इंडिया फ्रांस CEO फोरम, इंडिया फ्रांस CEO फोरम संस्करण कौन था, तो 14वां संस्करण था, और आयोजन कहाँ पे हुआ, पेरिस में। इंडिया फ्रांस CEO फोरम कहाँ पे हुआ, पेरिस में हुआ। उद्देश्य क्या है, तो भारत में निवेश को बढ़ाना। देखिए फ्रांस में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया गया है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कब हुआ, तो 2025 में किया गया है। और किस में किया गया है, तो इंडिया फ्रांस फोरम 14वां संस्करण में किया गया है। और स्थल की बात करें तो जो बंदरगाहों का शहर है मार्सिले, वहीं पे किया गया है, यानी फ्रांस में एक जगह है मार्सिले जिसको बंदरगाहों का शहर कहा जाता है, वहीं पे इंडिया का पहला वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे तो मार्सिले में ही, उसी शहर में, बंदरगाहों के शहर में ही PM मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और मार्सिले से ही वीर सावरकर अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गए थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहीं पे चूँकि ये PM ने वहाँ पे जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वीर सावरकर अंग्रेजों को चकमा देकर कहाँ से भागे थे, तो ये यही स्थान है मार्सिले, ठीक है। अब मजार गयूज समाधि स्थल है, और ये मजार गयूज समाधि स्थल क्या है, तो देखिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जो भारतीय सैनिक हैं उनकी समाधि स्थल है। नाम क्या है, मजार गयूज समाधि स्थल, और कहाँ पे है, तो ये भी फ्रांस में है। अब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना है, ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर और एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना, फ्रांस में ये स्थित है। और इसके बाद देखिएगा तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच पहली सांस्कृतिक समझौता कब हुई थी, 1966 में हुई थी, और तब से इस बार 60वीं वर्षगांठ है 2025 में, और यही कारण है कि 2026 को भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से नवाचार वर्ष घोषित किया है 2026 को, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं AI एक्शन समिट की। तो देखिए AI एक्शन समिट में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में हुआ, और ये कौन सा संस्करण था, तीसरा। इसके पहले 2 ऑलरेडी AI एक्शन समिट हो चुका है, तीसरा का आयोजन कहाँ पे हुआ है, पेरिस में। इसकी अध्यक्षता किसने की, फ्रांस ने, और सह अध्यक्ष कौन था, भारत। और उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्य है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जो उत्पन्न होने वाले खतरा है उससे निपटने के लिए चिंतन करना। अब देखिएगा इसमें 80 देशों के प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था, और इसका बात करें कि पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था,
तो ब्लेचली पार्क ब्रिटेन में है। 2023 में यहाँ पे पहला चरण होता है और द्वितीय संस्करण जो है AI एक्शन समिट का वो सियोल में होता है, दक्षिण कोरिया, 2024 में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपका ये देखिएगा, PM मोदी अमेरिकी यात्रा। देखिए 12 फरवरी 2025 को PM मोदी अमेरिकी की यात्रा पर रवाना होते हैं और द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख स्तंभ वहाँ पे मीटिंग में उसको चेंज किया जाता है। और 21वीं सदी के लिए US इंडिया कॉम्पैक्ट सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के अवसर को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है, जो द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख स्तंभ है, यानी US इंडिया कॉम्पैक्ट। अब इसका फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग तो कैटेलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये उद्देश्य है, यहाँ पे प्रमुख स्तंभ है द्विपक्षीय सहयोग के। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो नई 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कई हथियारों का वहाँ पे भारत वहाँ से आयात करेगा अमेरिका से। और वर्ष 2024-25 में वार्षिक व्यापार जो 130 अरब डॉलर को वर्ष 2030 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया, इसमें 500 अरब डॉलर रखने का लक्ष्य रखा गया। अभी वर्तमान में कितना है, 130 अरब डॉलर। और देखिए श्री मोदी ने यहाँ पे अपने मीगा विजन को ट्रंप के मागा विजन से जोड़ा है। अब देखिए मीगा और मागा है क्या, इसको समझिए। तो मीगा क्या है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। एम से मेक, आई से इंडिया, जी से ग्रेट और ए से अगेन। इसी तरीके से मागा जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और IMEC क्या है, तो देखिए भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, भारत मध्य पूर्व यूरोप है। और I2E2 कौन है, तो देखिए भारत, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, इसके 4 सदस्य हैं। अब यहाँ पे बात करें हम लोग भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की, तो देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 का रिपोर्ट है। और देखिएगा तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 आकलन कौन करता है इसका, तो जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है विभिन्न राष्ट्रों के भ्रष्टाचार के स्तर का आकलन करना। और अंक इसमें 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। देखिए जिसका अंक ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे भ्रष्टाचार कम है। 180 देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। प्रथम स्थान की बात करें तो डेनमार्क आया है 90 अंक के साथ, और भारत का यहाँ पे देखिएगा तो 96वां स्थान है। और 2023 में भारत का 93वां स्थान था, यानी 3 पायदान भारत नीचे आ चुका है। और देखिए लगातार 7वीं बार ये जो प्रथम स्थान है डेनमार्क को मिला है। और दक्षिणी सूडान की बात करें, साउथ सूडान, तो सबसे निचले पायदान पे, सबसे भ्रष्ट है, 180वां स्थान पे। और इसके जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसके 13 मानक हैं, इसी आधार पे ये तय किया जाता है। अब देखिएगा संयुक्त राष्ट्र बजट 2025, तो इसमें क्या होता है कि अपना बजट का योगदान करना रहता है अपने अपने तरफ से। तो भारत ने जो 30 दिन का समय निर्धारित होता है उसके अंदर ही रिकॉर्ड समय में अपना हिस्से का 3.764 करोड़ डॉलर योगदान दिया है। और भारत ने अपना योगदान पूर्व निर्धारित 30 दिनों के भीतर ही जमा किया है। और ऑनर रोल, तो देखिए निर्धारित तिथि तक अपना योगदान करने वाले देशों को इसमें शामिल किया जाता है। ऑनर रोल एक जो होता है नाम दिया जाता है, जो भी देश अपना समय के अंदर योगदान कर देते हैं तो उनको ऑनर रोल में रखा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस ने है। अब देखिए भारत कतर संबंध की हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो भारत यात्रा पर अभी क्या है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, देखिए इनका कितना लंबा नाम है, 17 फरवरी 2025 को भारत यात्रा पर पहुँचते हैं। और PM मोदी गर्मजोशी से इनका स्वागत करते हैं खुद एयरपोर्ट पे पहुँच के। और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापना समझौता हस्ताक्षर किया गया। और देखिएगा तो खाड़ी सहयोग परिषद जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है GCC, इसके 6 सदस्य हैं, जिसमें केवल बहरीन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 5 कंट्री से भारत के व्यापारिक संबंध सांस्कृतिक संबंध समझौता हो चुका है, केवल बहरीन को छोड़ करके। तो इसमें कौन कौन देश है, 5 जो हैं, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है GCC खाड़ी सहयोग परिषद के, तो कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान व कुवैत के साथ भारत के संबंध है, बाकी बहरीन के साथ नहीं है।
अब देखिए कतर निवेश प्राधिकरण जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA है, तो इन्होंने घोषणा किया है कि भारत में ये जल्द ही अपना कार्यालय खोलेंगे। इससे क्या होगा कि भारत में निवेश बढ़ेगा। कतर भारत का संबंध कब शुरू हुआ? तो 1973 में समझौते के साथ शुरू हुआ था। भारत में सर्वाधिक मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति कतर से ही होती है। और देखिए 2022-23 में जो द्विपक्षीय व्यापार था वो 18.77 अरब डॉलर था। प्रमुख देखिए आयात होने वाली वस्तु वहाँ से क्या है? तो LPG है, LNG है, पेट्रोलियम उत्पाद है, रसायन है और प्लास्टिक के सामान वहाँ से भारत में आयात की जाती है। अब हिंद महासागर सम्मेलन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिएगा तो ये 8वां संस्करण था हिंद महासागर सम्मेलन का। 16 से 17 फेब 2025 तक इसका आयोजन होता है। आयोजन इसका कहाँ पे होता है? तो मस्कट, ओमान में किया जाता है। ये 8वां संस्करण था। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और सहयोग कौन करता है? तो इस बार सहयोग किसका था? ओमान विदेश मंत्रालय का था। साथ ही सिंगापुर स्थित राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ ने सहयोग किया। और मुख्य वक्ता कौन थे? तो वित्त मंत्री S जयशंकर। विषय क्या था? तो समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। और इसकी शुरुआत 2016 में इंडिया फाउंडेशन द्वारा की जाती है और पहला संस्करण 2016 में इसका सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। देखिए उद्देश्य क्या है इसका? जो हिंद महासागर सम्मेलन है इस बार जो 8वां संस्करण है, तो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको क्या बोला जाता है? सागर। शॉर्टकट में क्या बोलता है? सागर। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर। तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए अगर आप BSO की तैयारी कर रहे हैं ना, या इसके अलावा जो असिस्टेंट रेवेन्यू एंड जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे रेपो दर क्या है? देखिए वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर RBI से ऋण प्राप्त करते हैं। यानी अगर जो बैंक हैं अगर उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए RBI से, तो वो जो पैसा लेंगे उस पर RBI जो टैक्स लेती है उसी को रेपो दर कहा जाता है। और रेपो दर अगर घटा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था क्या होगी? तरलता बढ़ जाएगी और मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। GDP हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसको देखिए एक शब्दों में हम लोग समझते हैं इसको आसानी से। देखिए रेपो दर क्या है? जिस पे बैंक लोन लेगी RBI से। अगर सपोज कीजिए कि बैंक को महंगा लोन मिलेगा तो वो क्या करेगी? कस्टमर को भी महंगा लोन देगी। इससे क्या होगा कि कस्टमर ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, तो क्या होगा? मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, यानी सामान का मांग घट जाएगा। लेकिन जब रेपो दर बैंक घटा देती है RBI, तो बैंक को भी फायदा होने लगता है, तो बैंक भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती है लोगों को। इससे क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आता है, और पैसा आता है तो वो सामान को ईजिली खरीद पाते हैं, जिससे क्या होता है कि सामानों का मांग बढ़ जाता है, यानी मार्केट में तरलता आ जाती है, पैसा आ जाती है और GDP भी ग्रोथ करता है। तो इसको रेपो दर कहते हैं। ठीक है। और देखिए कि यहाँ पे तो 2 वर्ष बाद फरवरी 2025 में चूँकि लगातार ये स्थिर था, 0.25% की इस बार कटौती की गई है रेपो दर की। और वर्तमान दर कितना है रेपो दर? तो वो 6.25% है। और इसको देखिए रेपो दर का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति समिति करती है, जिसकी अध्यक्षता खुद RBI गवर्नर करते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो 3.35% है। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट को भी समझना अति आवश्यक है। जैसे आपने रिवर्स जिसने अपने रेपो रेट को समझा कि जो RBI बैंकों को लोन देती है तो उस पर अपना इंटरेस्ट जो लेती है उसको रेपो दर कहते हैं। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो है कि मान चलिए कोई बैंक A है और उसने जो इसके पास एक्स्ट्रा पैसे बचे थे वो RBI को दे दी, तो RBI उस पैसे पर उस बैंक को कुछ एक्स्ट्रा ब्याज रिटर्न देगी, तो उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। और देखिए कि यहाँ पे तो बैंकों को अधिशेष राशि पर RBI द्वारा ब्याज का भुगतान, जो वही मैंने आपको समझाया। तो रिवर्स रेपो दर अगर घटता है तो अर्थव्यवस्था की तरलता बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी। अब इसको भी समझिए कैसे। देखिए जब रिवर्स रेपो दर घटेगा, यानी कि जो बैंक पैसा जमा कर रहे थे RBI के पास और RBI उस पर ब्याज देना घटा देती है, तो बैंक को पैसा कम मिलेगा ब्याज के थ्रू। तो बैंक RBI को ना दे करके वो सोचेगी कि हम पब्लिक में दें ताकि हमको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक में पैसा ज़्यादा आएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, तरलता बढ़ेगी, यानी लोगों के अंदर पैसा आएगा तो सामान भी वो खरीदेंगे, तो यानी मांग की डिमांड भी बढ़ जाएगी और GDP भी ग्रोथ करेगा। और देखिए अगर बैंक दर की बात करें तो कितना है? 6.50% है। अब देखिए नकद आरक्षित अनुपात CRR
क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो ये 4.00 है। अब देखिए ये है क्या, तो जो क्रेडिट यहाँ पे क्रेडिट रिजर्व रेशियो होता है, ये जमा राशि का वह हिस्सा होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। यानी कि जितना भी बैंक के पास जमा आती है, डिपॉजिट आती है, तो उस सारे के सारे पैसे बैंक के पास नहीं रहेंगे, उसका जो कुछ हिस्सा होता है वो आरबीआई के पास उनको रखना होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, और इसको सीआरआर बोला जाता है, जो 4.00 है। और देखिएगा, तो सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर, तो स्टैट्यूटरी जो लिक्विडिटी रेशियो है वो है 18। यानी जो सांविधिक तरलता अनुपात है ना, ये 18 है। मतलब ये है कि जैसे कि जितना भी बैंक के पास पैसे आएंगे ना, तो वो सारे के सारे इनको पब्लिक में नहीं देना है, लोन के रूप में नहीं दे देना है, इनको अपने पास कुछ पैसा रिजर्व में भी रखना होता है बैंक के पास। तो उसी को हम लोग एसएलआर कहते हैं, जो खुद बैंक अपने पास रखती है उतना रिजर्व में। अब देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि कितना, तो 6.4% रहने का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था, एनएसओ के द्वारा लगाया गया था, कि जो 2024-25 वित्तीय वर्ष है इसमें जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी। और अगले वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि 6.7% रहने का अनुमान मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई द्वारा किया गया है, 6.7, और एनएसओ ने कितना लगाया है, तो 6.4%। देखिएगा, उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति, तो सीपीआई, यानी कि जो कस्टमर प्राइस इन्फ्लेशन है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। अब देखिए, इसको समझने से पहले आपको समझना ये जरूरी होगा कि मुद्रास्फीति आखिर में होता क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति जनरल भाषा में कहे तो किसी चीज़ का दाम बढ़ना। अब सपोज कीजिए कि आपका सैलरी किसी वर्ष समथिंग रुपये X रुपये था, उस समय एक वस्तु Y रुपये में मिलती थी। अब समथिंग आपका बी ईयर में आपका जो सैलरी है वो एक से ही रह जाता है और उसका प्राइस जेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। यानी कि जो जितना आपका अर्निंग था उसके संदर्भ में आपको वस्तु महंगा खरीदनी पड़ रही है, तो वो क्या हो गया, आपका मुद्रास्फीति हो जाता है, इन्फ्लेशन जिसको बोला जाता है। हालांकि इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है, और ज़्यादा अगर हो जाए तो अर्थव्यवस्था के लिए घातक भी होता है। तो इसका जो अनुमान लगाया गया है मौद्रिक नीति की बैठक में, कि वित्त वर्ष 2024-25 में 4.8% रहने का इन्फ्लेशन अनुमान है, और वित्त वर्ष 2025-26 में 4.2% रहने का अनुमान है। अब देखिए, जो आयकर विधेयक 2025 है ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, देखिए 1 अप्रैल 1962 से लागू भारत में आयकर अधिनियम, जो बहुत पुराना अधिनियम है, और 1961 एक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया था। और पुराने अधिनियम को सरलीकरण करने, अवांछित प्रावधानों को समाप्त करने हेतु इसको बजट भाषण जुलाई 2024 में ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भाषण में नए कानून लाने का जिक्र वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था। और 13 फरवरी 2025 को नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। अब इसके बाद देखिए होगा क्या, कि जो विधेयक है इसका संसदीय समिति समीक्षा करेगी, और लोकसभा स्पीकर द्वारा प्रवर समिति का गठन कर दिया गया है। प्रवर समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो है भाजपा सांसद बैजयंत जय पंडा, और कुल सदस्य इसमें कितने हैं, तो 31 हैं। और समिति अपनी रिपोर्ट कब देगी, तो अगले मानसून सत्र के पहले दिन ही संसद में प्रस्तुत करेगी। उसके बाद क्या होगा कि विधेयक पर दोनों सदनों में चर्चा होगी, फिर इसके बाद इसको पास किया जाएगा। इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने के लिए ये अधिनियम पेश किया गया है, यानी 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। नोट, कर मूल्यांकन वर्ष की जगह टैक्स ईयर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो नया आयकर अधिनियम होगा, इसमें जो पहले क्या होता था कि पहले आपका टैक्स ईयर शब्द का पहले आपका जो मूल्यांकन वर्ष लिखा जाता था, अब उसको टैक्स ईयर लिखा जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर देश में बागवानी उत्पादन को लेकर के रिपोर्ट आई है। देश में बागवानी फसलों, यानी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, का अग्रिम अनुमान बताया गया है। जारीकर्ता कौन है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। 5 फरवरी 2025 को ये जारी किया गया है। और देखिएगा तो क्षेत्र और कुल उत्पादन बताया गया है। 2023-24 में 29.09 मिलियन हेक्टेयर में कुल उत्पादन आपका 354.76 मिलियन टन। और ये अग्रिम अनुमान जो लगाया गया है 2024-25 के लिए, जिसमें आपको 28.34 मिलियन हेक्टेयर में
362.09 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो अंतर्देशीय जल टर्मिनल जोगी घोपा, देखिए अंतर्देशीय जल टर्मिनल इनरलैंड वाटर टर्मिनल IWT, ये कहाँ पे बनाया गया है? तो असम के बोंगईगांव जिला में स्थित जोगी घोपा शहर में बनाया गया है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर है बोंगईगांव, और राष्ट्रीय जल मार्ग 2 पर इसको निर्मित किया गया है, नेशनल वाटरवे 2 पे। और इसकी दूरी क्या होगी? तो भूटान से इसकी दूरी, भूटान के गेलेफू से 91 किलोमीटर है, बांग्लादेश से इसकी 108 किलोमीटर है, और गुवाहाटी से 147 किलोमीटर है। और रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको देखिएगा तो भारत, भूटान और बांग्लादेश व्यापारिक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये तीनों देशों के लिए। और यहाँ पे देखिएगा शिलान्यास इसका कब किया गया? तो 2021 में मोदी द्वारा किया गया था, PM मोदी द्वारा। और उद्घाटन कब किया गया? तो 18 फरवरी 2025 को। उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। ये कौन है? तो बंदरगाह, जहाज रानी व जलमार्ग मंत्री हैं। और उद्घाटन के दिन ही 2 मालवाहक नाव के साथ एक जहाज MV त्रिशूल को बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया था। अब देखिए यहाँ पे वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है क्या? तो देखिए राज्यों के जो राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग के द्वारा पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया है। यानी कि जो राज्य का राजकोषीय स्थिति है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसको लेकर के ये जारी किया गया है। तो राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसको फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2025 का नाम दिया गया है। और ये वार्षिक आधार पर तैयार किए जाने वाला सूचकांक है। और ये किन आधारों पर किया जाता है? तो इसके 5 उप सूचकांक हैं, जिसके आधार पर ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI जारी किया जाता है। व्यय की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, राजस्व जुटाना रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, और वित्तीय विवेक फिजिकल प्रूडेंस, ऋण सूचकांक डेप्ट इंडेक्स, और ऋण स्थिरता डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। और साथ ही साथ राज्य का जो विशेष चुनौती है उसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। और इस बार इसमें 18 राज्यों का मूल्यांकन हुआ। और उद्घाटन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनबित पनगढ़िया। कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो डॉक्टर अनबित पनगढ़िया। इनके द्वारा 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में घोषणा की जाती है। और उपस्थिति इनके सामने किसकी थी? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन वेरी भी उपस्थित थे। फर्स्ट रैंक की बात करें तो उड़ीसा को आया है, इसको अचीवर श्रेणी में रखा गया है। और 13 रैंक जो आया है वो बिहार का ये परफॉर्मर सूची में है। और अंतिम 18 रैंक जो है वो पंजाब का है, एस्पिरेशनल में रखा गया है इसको। अब देखिए GDP वार्षिक वृद्धि अनुमान NSO के द्वारा, तो NSO द्वारा आकलन किया गया है वित्तीय वर्ष। और यहाँ पे GDP में परसेंटेज चेंजेस, तो देखिए 2023-24 का कितना है? 9.2, ये पहला संशोधित अनुमान है। और 2024-25 का जो अग्रिम अनुमान है, यानी जो अनुमान लगाया गया है वो 6.5% GDP ग्रोथ का लगाया गया है NSO के द्वारा। और 2023-24 व 2024-25 की राष्ट्रीय आय संबंधी तथ्य 2011-12 के स्थिर मूल्य पर, यानी कि जो आधार वर्ष होता है 2011-12, उसके आधार पर बात करें तो मूल्य कीमतों पर मूल्यवर्धन यानी GB है। तो जो 2015 में ये कंसेप्ट आया था ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो 2023-24 में कितना था? तो 161.51 लाख करोड़ रुपए। और ये कितना है पिछले साल से उसके? तो 8.6% अधिक था। वही 2024-25 के लिए बात करें तो अनुमान जो लगाया गया है वो है आपका 171.80, जो कि 2023-24 से 6.4% अधिक है। उत्पादन निवल पर कर की बात करें तो 14.99 लाख करोड़ है। और 2024-25 में आपका 16.15 लाख करोड़ है। और यहाँ देखिएगा तो सकल घरेलू उत्पाद GDP, ये भी आधार वर्ष 2011-12 पर 2023-24 के लिए कितना है? तो 176.51%, यानी उसके पहले वित्तीय वर्ष से 9.2% अधिक है। और अभी वर्तमान में देखिएगा अनुमान लगाया गया है 187.95, जो कि 6.5% 2023-24 से अधिक है। और शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI नेट नेशनल इनकम, तो ये कितना है? तो 151.76, यानी पिछले साल से 9.6% अधिक है। जबकि वर्तमान में जो अनुमान है वो 161.5, यानी पिछले वाले से 6.4% अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। और देखिए अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें पर कैपिटा इनकम रुपए, जो कि आधार मूल्य 2011-12 पर है, तो ये 2023-24 में कितना था? तो
8,786, जो कि पिछले वर्ष से 8.6% अधिक था। और जो इस बार का अनुमान आपका लगाया गया है, ये लगाया गया है 1,14,705 रुपये, जो 5.4% अधिक है। अब देखिए प्रचलित मूल्य पर, यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके आधार पर 2023-24 का और 2024-25 का अनुमान। तो मूल्य कीमत जीवीए कितना है, 274.13 है, जो पिछले वर्ष 11.2% अधिक है। और अनुमान कितना लगाया गया है अगले वर्ष के लिए, तो 300.15, जो 9.5% अधिक रहेगा। जीडीपी की बात करें तो 301.23 यहाँ पे 2023-24 में है, 12% इंक्रीजमेंट का अनुमान लगा था। और 331.03 अनुमान है, जो 9.9% इंक्रीज है, ज़्यादा है। और राष्ट्रीय आय, यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनआई की बात करें तो 263.50 था, जो 12.7% अधिक था। और एक्सपेक्ट कितना किया गया है, 289.46, जो 9.8% अधिक रहने वाला है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बात करें तो 1,88,892 रुपये था, जो 11.7% अधिक था 2023-24 में। लेकिन अब 2024-25 की अनुमान जो है वो 2,05,579 रुपये है, जो 8.8% पिछले वाले से अधिक होगा। अभी देखिएगा तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो शुरुआत हुआ था दिसंबर 2018 में घोषित हुआ था ये योजना, और 24 फरवरी 2019 से लागू हुआ। योजना के तहत देखिए 2,000 रुपये की जो 3 किस्तें मिलती है, यानी वर्ष में कुल 6,000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विधि द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के द्वारा किसानों के खाते में जाती है। और 18वीं किस्त ये जो है 24 फरवरी 2025 को भागलपुर बिहार में जारी किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और देखिएगा IMEC क्या है, तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो जो समुद्र एवं सड़क मार्ग के रास्ते भारत व यूरोप के बीच संपर्क रूट स्थापित करने का ये प्रस्तावित परियोजना है। अब देखिए प्रस्ताव क्या है, तो भारत ने G20 सम्मेलन नई दिल्ली सितंबर 2023 में ही भारत द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि समुद्र एवं सड़क मार्ग के रास्ते भारत व यूरोप के बीच संपर्क रूट को स्थापित किया जाए और इसके लिए एक परियोजना बनाई जाए, जो IMEC होगा, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, नहाई के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष यादव है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। जहाँ भी एरो ऐसे ऊपर देखिएगा आप लोग तो इसको समझिए कि इंक्रीज है, और जहाँ भी ऐसे देखिएगा तो समझिए कि डिक्रीज है। अब देखिएगा नीति आयोग के जो CEO हैं VVR सुब्रमण्यम, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधान आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल भी 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, ये कौन है, 26वां बने हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकता है। चुनाव आयुक्त जो 3 सदस्य हैं, तो एक तो अध्यक्ष हो गए ज्ञानेश कुमार, और बाकी के जो 2 हैं तो वो हैं यहाँ पे सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। और देखिए इनका जो चुनाव होता है उसमें 3 सदस्य समिति होती है, जिसमें पहला प्रधानमंत्री, दूसरे कैबिनेट मंत्री तो मोदी और शाह, और थर्ड नंबर LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। हालांकि इस चुनाव में राहुल गांधी ने इनका समर्थन नहीं किया था, असहमति जताई थी। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो VS रामा देवी थी। अब पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए BBC 2024 सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो मनु भाकर है, और इनको पिस्टल निशानेबाज में बनाया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता था, और किसी एक ओलंपिक आयोजन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई मनु भाकर। पैरा स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर किनको बनाया गया, तो अवनी लेखरा को, ये पैरा निशानेबाज हैं। इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर किसे बनाया गया, तो शीतल देवी पैरा तीरंदाज हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो मिथाली राज को, क्रिकेटर है ये। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर्नल CK नायडू पुरस्कार तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे मिला है, तो जसप्रीत बुमराह को। अब बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला, तो स्मृति मंदाना है। ग्रैमी अवार्ड 2025 की बात करें तो ये 67वां संस्करण था, लॉस एंजल्स US में इसका वितरण हुआ, और रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा ये दिया जाता है। तो देखिए बेस्ट न्यूज एज एम्बियंट और चैट एल्बम के लिए किनको मिला है, तो ये चंद्रिका टंडन को मिला है, जो भारतीय मूल की अमेरिकी गायक हैं, और ये उद्योग भी इनका है। देखिए बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 का 78वां संस्करण था, जिसमें वितरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 16 फरवरी 2025 को हुआ। फिल्म कौन सा है, द फिल्म ब्रूटलिस्ट सबसे बेस्ट फिल्म है, और ब्रैंडी कार्बेट के द्वारा निर्देशित है।
और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करें तो ये इनका भी पुरस्कार मिला है ब्रेंडी कार्वेट को, और इसी फिल्म के लिए द ब्रूटलिस्ट के लिए। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का मानवहुड नाइट सम्मान मिला है। अब देखिए बुक्स की बात कर ले यहाँ पे हम लोग, तो कुछ बुक्स भी यहाँ पे हैं, जिसमें द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये किसकी है तो अरुण शौरी की बुक है। आर्बिटल किसने लिखा है तो समंथा हार्वे ने लिखा है। द सर्किल ऑफ लाइफ किसकी है तो सुधा मूर्ति की है। वाइल्ड फिक्शंस तो अमिताभ घोष की है। अब देखिए कि यहाँ पे आदि महोत्सव 2025 की बात करें तो ये एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में 18 से 24 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। भारतीय जनजातीय विपणन विकास महासंघ यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया IRIFEB द्वारा 2017 से ही प्रत्येक वर्ष जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा तत्वावधान में इसे आयोजित किया जाता है आदि महोत्सव को। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर नृत्य हैं। छऊ नृत्य कहाँ का है, झारखंड का है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। गौर मारिया नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ है, गुजरात का। और अंगी गेर नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। ये उद्घाटन में सभी नृत्य को शामिल किया गया था। अब देखिएगा तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025, तो इसका 38वां संस्करण हुआ था ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का, और फरीदाबाद में इसका हुआ उद्घाटन हरियाणा में, और 7 से 23 फरवरी को हुआ। उद्घाटन इसके कौन किए तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। थीम राज्य कौन था, ओडिशा और मध्य प्रदेश। और भागीदार देश का दर्जा किसे दिया गया तो बिम्स्टेक के सभी देशों को। अब देखिएगा तो भारत व मिस्र के विशेष सैन्य बलों का संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में तीसरा संस्करण 2025 का आयोजन हुआ। और विश्व पुस्तक मेला 2025 भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 32वां संस्करण आयोजन हुआ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अब देखिए प्रोजेक्ट वर्थ क्या है, तो प्रोजेक्ट वर्थ की बात करें तो मेटा द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने तथा अमेरिकी, ब्राज़ील, भारत व अफ्रीका के अन्य स्थान तक AI की सुगम पहुंच करना प्रोजेक्ट वाटरवर्थ का काम है। मेटा जो फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब कंपनी है, उसी की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसी के द्वारा ये प्रोजेक्ट वाटरवर्थ शुरू किया गया है। मुख्य लक्ष्य है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाना। तो बाकी आपको अगर ये PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परचेज़ कर लीजिए और उसको पढ़िए। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स भी लास्ट में हमने ऐड कर दिया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। धन्यवाद। बाकी अपडेट्स और न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ।